हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में। और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए मध्य प्रदेश का भूगोल, जो कि निर्माण आईएएस की बुक से कवर कर रहे हैं हम। यह यूनिट 4 से संबंधित है और इसके अंतर्गत हम कृषि चैप्टर पढ़ रहे थे। ये कृषि का सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक फसलें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कपास। कपास में पहले देख रहे हैं बीटी कॉटन। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में बीटी वर्ष 2002 में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की GEAC अनुशंसा एवं निर्धारित शर्तों के अधीन कॉटन की व्यवसाय कृषि की जा रही है। तो कब से? वर्ष 2002-3 में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुशंसा एवं निर्धारित शर्तों के अधीन कॉटन की व्यवसाय कृषि की जा रही है। वर्ष 2021-22 में बीटी कॉटन का क्षेत्रफल 6.16 लाख हेक्टेयर है। तो कितना है? 6.16 लाख हेक्टेयर है बीटी कॉटन का क्षेत्रफल। अब इसके लिए कॉटन के लिए जलवायु दशाएं देखेंगे। तो इसके लिए समय क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए अगस्त से सितंबर, यानी कि खरीफ की फसल होगी। और तापमान होना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा होगी 80 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी काली और बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें तो इसमें कपास कृषि का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र निमाड़ का मैदान है। कपास के अंतर्गत बोए गए राज्य के कुल क्षेत्र का 1/3 से अधिक अकेले खरगोन में 37.9% जिले में है। तो कपास के अंतर्गत बोए गए राज्य के कुल क्षेत्र का 1/3 से अधिक अकेले खरगोन जिले में है, जो कि कितना है? 37.9% है। बोए गए क्षेत्र के अनुसार खरगोन के बाद धार 18.4%, बड़वानी 12.2%, छिंदवाड़ा 8.0%, बुरहानपुर 6.7% एवं खंडवा 6.3% जिले आते हैं। तो खरगोन के बाद किसका नंबर आएगा? खरगोन के बाद आता है धार का, फिर बड़वानी, फिर छिंदवाड़ा और फिर बुरहानपुर, फिर खंडवा का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही रतलाम और झाबुआ में भी कपास की खेती की जाती है। तो रतलाम और झाबुआ में भी कपास की खेती की जाती है। वर्ष 2015-16 में राज्य में कपास का कुल उत्पादन 7.16 लाख टन है। खरगोन 304,000 टन कपास पैदा कर के शीर्षस्थ जिला है। तो क्या है? जो खरगोन है वह शीर्षस्थ जिला है, क्योंकि इसने 304,000 टन कपास पैदा की है 2015-16 में। इसके बाद खंडवा, धार और बड़वानी जिलों का स्थान है। बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और छिंदवाड़ा जिलों में भी कपास का उत्पादन महत्वपूर्ण है। खंडवा खरगोन को सफेद सोना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो सफेद सोना क्षेत्र किसे कहते हैं? ये कहते हैं खंडवा और खरगोन को। उत्पादन देखें। कपास का राज्य में व्यापारिक फसलों में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु कुछ वर्षों से सोयाबीन के कारण इसका महत्व कम होता जा रहा है। कपास का उत्पादन 2021-22 में 798,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 848,000 मीट्रिक टन हो गया। तो कितना था? 798,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 848,000 टन हो गया है। वर्ष 1950-51 में 7.7 लाख हेक्टेयर भूमि कपास के अंतर्गत थी, जो घटकर 2017-18 में 5.0 लाख हेक्टेयर हो गई है। तो पहले कितनी थी? 7.7 लाख हेक्टेयर, जो कि अब हो चुकी है 5 लाख हेक्टेयर। यह क्षेत्र कुल कृषित भूमि का 2.0% है। कितना? 2% है। ये जो क्षेत्र है यह कुल कृषित भूमि का 2% है। कपास के अंतर्गत कुल क्षेत्र का 3/4 क्षेत्र से अधिक इंदौर संभाग में है। तो कपास के अंतर्गत कुल क्षेत्र का 3/4 से अधिक इंदौर संभाग में है। अब कपास के प्रमुख उत्पादक जिले देखते हैं। प्रमुख कपास उत्पादक जिले, तो एक साइड लिखा हुआ है जिला और क्षेत्राच्छादन हेक्टेयर में, और दूसरी साइड लिखा हुआ है उत्पादन में। तो देखिए, खरगोन क्षेत्राच्छादन में भी, और धार, बड़वानी और छिंदवाड़ा। तो देखिए, जो खरगोन है वह क्षेत्राच्छादन में और उत्पादन में दोनों में प्रथम है। फिर द्वितीय है धार का स्थान, तीसरा बड़वानी और चौथा छिंदवाड़ा का स्थान है। आगे बढ़ते हैं।
प्रमुख किस्मों की बात कर लेते हैं। तो किस्म है इसकी H8 बन्नी BT, WHA9 BT, RCH02 BT, RCH02 BT, JKH01, JKH3 शंकर, JK4, JK5 उन्नत किस्में हैं। किसकी? कपास की या कॉटन की। वर्ष 2018 में राज्य के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना भगवंतराव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा में की गई है। तो कहाँ पे हुई है? प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना खंडवा के भगवंतराव मंडलोई कृषि महाविद्यालय में 2018 में की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब गन्ना है हमारा नेक्स्ट। तो गन्ना के लिए जलवायु दशाएं देखेंगे। तो इसके लिए समय कौन सा होना चाहिए? शरदकालीन। जब शरदकालीन बोएंगे तो अक्टूबर से नवंबर में, और बसंत के समय में बोया जाएगा तो फरवरी से मार्च तक होता है ये। और कैसी फसल है गन्ना? रबी की फसल है। तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है और वर्षा 150 से 175 सेंटीमीटर। और मिट्टी देखें तो मिट्टी मध्यम काली मिट्टी में गन्ना की उपज होती है। गन्ना एक नगदी पूर्णतः सिंचित फसल है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें तो नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, दतिया और बुरहानपुर मुख्य उत्पादक जिले तथा बड़वानी, नर्मदापुरम, खरगोन, मंडलाधार, बालाघाट और ग्वालियर जिले अन्य उल्लेखनीय जिले हैं। अब उत्पादन की बात करें तो राज्य में इसकी कृषि 124,000 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। कितनी भूमि पर? 124,000 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, जो कुल कृषित क्षेत्र का 0.49 मतलब कि 0.49% है। गन्ने का उत्पादन वर्ष 2020-21 के 544,000 मीट्रिक टन से बढ़कर, तो 2020-21 में कितना था? 544,000 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 651,000 मीट्रिक टन हो गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 19.67% अधिक है। कितना अधिक है? 19.67% अधिक है। अब प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों की बात करें तो यहाँ पे देखें, पहला लिखा हुआ है यहाँ पे क्षेत्राच्छादन में और यहाँ पे उत्पादन मिलियन टन में। तो पहले स्थान पे कौन है? तो क्षेत्राच्छादन में और उत्पादन में दोनों में नरसिंहपुर प्रथम है। फिर क्षेत्राच्छादन में होशंगाबाद द्वितीय है, दतिया तीसरा और बुरहानपुर चौथे नंबर पे है। और यहाँ उत्पादन में देखिए तो नरसिंहपुर प्रथम था, दूसरे पे बुरहानपुर है, दतिया सेम है तीसरे नंबर पे और बड़वानी चौथे नंबर पे है। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख किस्में देख लेते हैं गन्ना की। तो KC 671, KJN 86 141 और KJN 9823 और K 86032 आदि गन्ने की उत्तम किस्में हैं। गन्ने के बीज को क्रेरियोप्टस कहते हैं। तो गन्ने के बीजों को क्या कहते हैं? क्रेरियोप्टस कहते हैं। गन्ना शक्कर और गुड़ खाड़ सारी बनाने का कच्चा माल है। तो गन्ना शक्कर और गुड़ खाड़ सारी बनाने का कच्चा माल है, इसलिए इसकी कृषि का संकेंद्रण शक्कर तथा गुड़ कारखानों के पास हुआ है। गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर में है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बोहानी नरसिंहपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रेशेदार फसलें। तो सनई, जूट, मेस्ता प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनके रेशे सफेद और चमकीले होते हैं। प्रमुख जिले देखें तो सतना, सीधी, रीवा, मैहर, मऊगंज, खंडवा, खरगोन और मंडला डिंडोरी इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे श्री अन्न, बहुत ज्यादा फेमस रहा है ये। तो चलिए श्री अन्न देखेंगे, जिसको मिलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलेट्स को अब श्री अन्न कहते हैं। तो श्री अन्न यानी मिलेट्स। श्री अन्न सबसे पुराने भारतीय पारंपरिक खाद्य पदार्थों में आता है। इसकी खेती 8000 ईसा पूर्व से की जा रही है। श्री अन्न शुष्क एवं अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। श्री अन्न के अंतर्गत मुख्यतः ज्वार, बाजरा, रागी, मंडुआ, कंगनी, कानुन, चीना, कोदो, कुटकी, सांवा और झंगोरा, कुट्टू तथा चोलाई प्रमुख है। वित्तीय वर्ष 2024 में केंद्रीय बजट में मिलेट को श्री अन्न या महाखाद्य यानी सुपर फूड अर्थात सर्वोत्तम खाद्यान्न कहा गया है। तो क्या कहा गया है? श्री अन्न को मतलब मिलेट को श्री अन्न या महाखाद्य या फिर सुपर फूड अर्थात सर्वोत्तम खाद्यान्न कहा गया है। तो आपको ऑप्शन में आवश्यक नहीं है कि केवल श्री अन्न मिले, आपको यह भी मिल सकते हैं कि महाखाद्य भी इसका नाम है, सर्वोत्तम खाद्यान्न भी इसी का, मोटे अनाज का ही नाम है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री अन्न उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो श्री अन्न के उत्पादन में जो छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। अब हम श्री अन्न को देखेंगे एक एक करके। तो पहला है बाजरा। इसके लिए जलवायु दशाएं, तो समय होना चाहिए जून से जुलाई, यानी खरीफ की फसल है ये। और तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा होगी 40 से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी इसके लिए हल्की बलुई, काली तथा लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब बाजरा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो इसकी खेती चंबल, ग्वालियर तथा इंदौर संभाग के जिलों में केंद्रित है। कहाँ कहाँ पे? चंबल, ग्वालियर और इंदौर संभाग के जिलों में केंद्रित है। प्रदेश के 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर बाजरा की कृषि की जाती है। कितने पे होती है? तो 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर बाजरा की कृषि की जाती है। बाजरा के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि मुरैना जिले में 141.3 हजार हेक्टेयर है, जो जिले की कुल खेती वाली भूमि का 1/3 यानी 33.4% से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अब भिंड का दूसरा स्थान है। इसमें क्या है? भिंड का दूसरा स्थान है। पहले मुरैना जिले में था, अब कहाँ पे है? अब भिंड का दूसरा स्थान है। तो जहाँ भिंड का दूसरा स्थान है, जहाँ 42,000 हेक्टेयर पर बाजरा की खेती की जाती है। ग्वालियर, श्योपुर तथा शिवपुरी इस भाग के अन्य बाजरा उत्पादक जिले हैं। दूसरा क्षेत्र इंदौर संभाग है, जहाँ अलीराजपुर में सबसे अधिक भूमि इसके अंतर्गत है। इसके साथ बड़वानी और धार भी प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। बाजरा की खेती अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में की जाती है। तो कहाँ पे होती है? बाजरा की खेती अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में होती है। मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 है। मिलेट का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये 2023 है। इसका प्रारंभ 11 अप्रैल 2023 को हुआ था। भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित हुआ है। ये किसने घोषित किया है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 किसने घोषित किया था? भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था, और ये प्रारंभ हुआ था 11 अप्रैल 2023 से। भारत सरकार ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज को श्री अन्न की संज्ञा दी है। हम पढ़ चुके हैं। कोदो, कुटकी, रागी, सवा, ज्वार, बाजरा आदि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि एवं मूल्य संवर्धन से किसानों की आर्थिक समृद्धि में सुधार होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं लहरी बाई। तो मिलेट के साथ लहरी बाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिंडोरी जिले में सिलपीड़ी ग्राम निवासी लहरी बाई मोटे अनाज यानी श्री अन्न का बीज बैंक संरक्षित करने के कारण चर्चा में रही हैं। लहरी बाई बैगा जनजाति से संबंधित हैं। कौन सी जनजाति से? बैगा से संबंधित हैं। तो लहरी बाई ने मड़िया, सलहार, सांवा, कुट्टू, चीना, कोदो, कुटकी, रागी जैसे मोटे अनाजों के बीज को आदिवासी बाहुल्य जिलों में बांटना प्रारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्राच्छादन और उत्पादन मिलियन टन में। तो मुरैना में देखें तो क्षेत्राच्छादन में मुरैना प्रथम है, द्वितीय भिंड है, और तीसरा श्योपुर, और चौथा ग्वालियर है। और उत्पादन मिलियन टन में देखें तो जो मुरैना है वह प्रथम है, भिंड दूसरा है, श्योपुर तीसरा है, ग्वालियर चौथा है। तो बिल्कुल एक जैसा है ये, तो याद रखने में आसानी होगी। तो बाजरा उत्पादक जिले और क्षेत्राच्छादन में जिले कौन कौन से हैं? तो पहला स्थान आएगा मुरैना का, दूसरा भिंड का, तीसरा श्योपुर और चौथा ग्वालियर का स्थान आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ज्वार। तो ज्वार के लिए जलवायु दशाएं देखेंगे तो समय होना चाहिए जून जुलाई यानी खरीफ की फसल है, और तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब वर्षा देखें तो वर्षा होगी 40 से 50 सेंटीमीटर, और मिट्टी की आवश्यकता होगी इसमें जलोढ़, लाल और मध्यम काली मिट्टी। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे इसमें तो पूर्वी मध्य प्रदेश चावल के समकक्ष पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्वार है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश चावल के समकक्ष पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्वार है। सबसे प्रमुख ज्वार उत्पादक जिले निमाड़ और मध्य सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ बड़वानी राज्य का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक 91,000 टन है। तो सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बड़वानी है, जहाँ पे 91,000 टन उत्पादन होता है। साथ ही खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा में प्रत्येक जिले में 30,000 टन से अधिक ज्वार पैदा होती है। बैतूल, अलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर, धार तथा खंडवा अन्य प्रमुख उत्पादक जिले हैं। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में सीधी, सिंगरौली, रीवा और सतना तथा बुंदेलखंड में छतरपुर और पन्ना
तो कहाँ पे? उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में सीधी, सिंगरौली, रीवा और सतना। बुंदेलखंड में छतरपुर और पन्ना। उत्तर में ग्वालियर, भिंड तथा ज्वार की थोड़ी बहुत भिंड तक ज्वार की थोड़ी बहुत खेती की जाती है। कम पानी में अच्छी पैदावार के कारण ज्वार को ऊंट फसल कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? कम पानी में अच्छी पैदावार के कारण ज्वार को ऊंट फसल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सा दिख रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना कि क्या कहते हैं इसको? ज्वार को कम पानी के कारण ऊंट फसल कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ज्वार अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो यह खरगोन जिले में स्थित है। उत्पादन देख लेते हैं तो 2017 में ज्वार 2017-18 में ज्वार 166.5 हजार हेक्टेयर पर बोई गई थी तथा उत्पादन 5.7 लाख टन हुआ था। वर्ष 1950-51 में वर्तमान राज्य के 1,665 मतलब 1665,000 हेक्टेयर पर ज्वार की खेती की गई थी। वर्तमान में 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर ज्वार की खेती की कृषि की जा रही है। ज्वार की कृषि की जा रही है 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर। ज्वार की फसल कई प्रकार की जलवायु तथा कई प्रकार की मिट्टियों, विशेषता हल्की दोमट में उगाई जाती है। अब ज्वार के उत्पादक जिले देखें तो ज्वार में क्षेत्राच्छादन में ग्वालियर प्रथम है, भिंड द्वितीय और तीसरा भिंड, चौथा बुरहानपुर का नाम आता है। तो ग्वालियर, बड़वानी, भिंड और बुरहानपुर। फिर उत्पादन में देखें तो भिंड, ग्वालियर, उज्जैन और बड़वानी का स्थान यहाँ पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वार एक मोटा अनाज है। ज्वार कैसा है? ज्वार मोटा अनाज है। ज्वार फसल में सूखा सहने की क्षमता अधिक होती है। सूखा सहने की क्षमता अधिक होती है ज्वार में। ज्वार रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसल है। कैसी है? तो रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोई जा सकती है। खरीफ में इसका उत्पादन अधिक होता है। कम वर्षा क्षेत्र तथा कम उर्वरक भूमि पर इसकी फसल की जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा कोदो कुटकी। कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट भी इसको कहते हैं। तो कोदो कुटकी को कोदो मिलेट या फिर लिटिल मिलेट भी कहते हैं। जलवायु की दशाओं की बात करें तो समय होना चाहिए जून जुलाई का और फसल है यह खरीफ की। तापमान इसका 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होगा और वर्षा होगी 100 से 125 सेंटीमीटर। मिट्टी होगी गहरी, मध्यम गहरी व दोमट मिट्टी। मध्यम गहरी व दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक होगी। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करेंगे तो डिंडोरी, मंडला, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, मुरैना, भिंड इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं। प्रमुख कोदो कुटकी उत्पादक के जिले देखेंगे अब तो क्षेत्राच्छादन और उत्पादन मिलियन टन में वही दिया है। तो क्या है तो यहाँ पे मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर और इधर भी उत्पादन में भी मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर तो एक जैसे हैं, तो इनको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्या होंगे? मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और जबलपुर कोदो कुटकी के उत्पादन के और क्षेत्राच्छादन के जिले हैं। प्रमुख किस्में देखें कोदो कुटकी की तो जवाहर कोदो 48, 439, 41, 62, 76, GPU K3 और ये कोदो की थी। अब कुटकी की देखेंगे तो जवाहर कुटकी 128, CO2 और PRC3 ये कुटकी की हो जाएंगी। अब रागी मंडुआ की देखेंगे जिसको फिंगर मिलेट भी कहते हैं। तो ये जो उपनाम है इनके ये हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो क्या कहते हैं इनको? फिंगर मिलेट कहते हैं। रागी या मंडुआ को फिंगर मिलेट कहते हैं। इसकी उत्पत्ति इथोपिया से मानी जाती है। भारत में इसकी खेती 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। जलवायु की दशाएं देखेंगे तो समय इसमें जून और जुलाई का होगा और यह खरीफ की फसल रहेगी और तापमान इसमें 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 100 सेंटीमीटर और मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। अब प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें तो डिंडोरी, मंडला, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा क्या होंगे? इसके उत्पादक क्षेत्र होंगे। प्रमुख किस्में देखें तो JAR 852, GPU 45, चिलिका, शुभ्रा, भैरवी, VL 149 क्या हो जाएंगी? इसकी प्रमुख किस्में हो जाएंगी। अब कंगनी काकुन या फॉक्सटेल मिलेट देखें। फॉक्सटेल मिलेट तो इसमें देखें कंगनी एक बहुउद्देशीय फसल है जिसका उपयोग खाना, चारा एवं औषधि निर्माण के लिए किया जाता है। तो खाने में भी, चारे में भी और औषधि निर्माण में किया जाता है। कंगनी काकुन का इसको क्या कहते हैं? फॉक्सटेल मिलेट भी कहते हैं। इसे टांगुन तथा कौनी भी कहा जाता है। तो कितने नाम हो गए इसके? कितने सारे हो गए देखिए। कंगनी को काकुन भी कहेंगे और फॉक्सटेल मिलेट कहेंगे, टांगुन कहेंगे और कोनी
भी यही कहलाएगी। और जलवायु दशाओं की बात करेंगे तो जुलाई अगस्त में बोई जाएगी, मतलब कि खरीफ की फसल है। 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होगी और मिट्टी सूखी दोमट मिट्टी में भी है हो जाएगी। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करेंगे तो जबलपुर संभाग के अधिकतर जिलों में मिलेगी ये। अब इसकी किस्में देखें तो राजेंद्र कौनी 12, CA 3156, CA 3085, CA 3088, मीरा और श्री लक्ष्मी क्या है इसकी प्रमुख किस्में हैं। अब कुट्टू देखेंगे, कुट्टू एक फूल वाला पौधा है। कैसा है? कुट्टू एक फूल वाला पौधा है। इसे टाऊ, ओगला, ब्रेश, फाफड़, पदयात, बकव्हीट आदि नामों से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी चीन तथा साइबेरिया में हुई थी। जलवायु दशाओं की बात करेंगे तो सितंबर अक्टूबर में बोई जाएगी ये और रबी की फसल है ये। तापमान देखेंगे तो 10 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर होगी और मिट्टी पहाड़ी मिट्टी की इसमें आवश्यकता होगी। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखेंगे तो बैतूल, बालाघाट आदि जिले इसके अंतर्गत आएंगे। प्रमुख किस्में हमप्रिया, हिमगिरी, संगला 1, BL7 और PRB1 इसकी प्रमुख किस्में हैं। चेना, प्रोसो मिलेट है अब हमारा नेक्स्ट क्या है? चेना, प्रोसो मिलेट है। इसकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। कहाँ पे? भारत में ही मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। यह बर्मा, म्यांमार, भारत तथा मलेशिया में जंगली अवस्था में मिलता है। कहाँ पे? बर्मा में, भारत में और मलेशिया में जंगली अवस्था में मिलता है। इसे झाड़ू, मकई, बाजरा, हांग बाजरा, हर्षे बाजरा, प्रोसो या अन्न बाजरा आदि नामों से जाना जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण इसे न्यूट्री सीरियल तथा पौष्टिक अनाज भी कहा जाता है। न्यूट्री सीरियल कहा जाता है या पौष्टिक अनाज भी इसको कहा जाता है। जलवायु दशाओं की बात कर लेंगे तो समय होना चाहिए इसके लिए जून जुलाई का। और कैसी फसल है ये? खरीफ की। अगर कोई फसल जून जुलाई में बोई जा रही है मतलब कि वो खरीफ की फसल होती है, तो जून जुलाई होनी चाहिए और खरीफ की फसल है ये। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा 35 से 40 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी देखें तो रेतीली दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी होगी। इसका उत्पादक क्षेत्र जबलपुर संभाग के जिले आएंगे। अब प्रमुख किस्में देखें तो DHP 2769, TNAU 145, TNAU 164, TNAU 151 और TNAU 202 और GPUP 8 और GPUP 21 इसकी प्रमुख किस्में हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है हमारा चौलाई के अंतर्गत देखेंगे तो इसका वानस्पतिक नाम अमेरेंथस स्पिनोसस है। चौलाई खरपतवार पौधों की प्रजाति है। कैसी? खरपतवार है एक प्रकार की चौलाई। इसकी 60 प्रजातियां ज्ञात है। यह लाल और हरे रंगों में मिलता है। चौलाई साग भाजी के रूप में उपयोग की जाती है। इसे राजगिरी तथा रामदाना के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? राजगिरी या रामदाना के नाम से जाना जाता है। जलवायु दशाओं की बात करेंगे तो इसका समय होना चाहिए जून जुलाई का। जब खरीफ के रूप में बोई जाएगी तो जून जुलाई में बोई जाएगी और जब रबी के रूप में बोई जाएगी तो फरवरी और मार्च के महीने में बोई जाएगी। तापमान देखेंगे तो 15 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 15 से 40 डिग्री। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर और मिट्टी सभी प्रकार की मिट्टी में यह आसानी से हो जाती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होती है चौलाई। प्रमुख किस्में छोटी चौलाई, बड़ी चौलाई, पूसा कीर्ति आदि हैं। तो छोटी चौलाई देखेंगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित की गई है ये और बसंत ऋतु के लिए है, बसंत ऋतु हेतु। बड़ी चौलाई है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित हुई है ग्रीष्म ऋतु के लिए। तो छोटी चौलाई है बसंत ऋतु के लिए और बड़ी चौलाई है ग्रीष्म ऋतु के लिए। पूसा लाल चौलाई है तो पत्ते लाल रंग के होते हैं पूसा के और पूसा लाल चौलाई के। और पूसा किरण है तो यह खरीफ में बोई जाती है। फिर कपिलासा है और RMA4 भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर द्वारा विकसित की गई है। अब नेक्स्ट है हमारा सांबा, झंगोर या फिर बॉर्नयार्ड मिलेट। क्या कहते हैं इसको? बॉर्नयार्ड मिलेट भी कहा जाता है।
अब ये देखेंगे 4500 वर्ष पूर्व इसकी खेती जापान में प्रारंभ हुई थी। शीतोष्ण क्षेत्र का पौधा है। यह अनाज व चारा दोनों प्रकार से उपयोगी है। इसकी खेती मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। जलवायु की दशाओं की बात करें तो समय होना चाहिए जुलाई का, मतलब कि खरीफ की फसल है। तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मिट्टी देखें तो हल्की व कम उर्वरता वाली मिट्टी इसमें उपयोगी होती है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र देखें तो जबलपुर, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी आदि इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। उत्पादन देखें तो वर्ष 2023-24 में 0.12 लाख टन उत्पादन प्राप्त हुआ। इसका स्रोत क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। प्रमुख किस्में देखें तो VL 29, 172, 181, 207 और प्रताप सांवा 1 इसकी प्रमुख किस्में हैं। अब आर्थिक समीक्षा 2022-23 भारत सरकार के अनुसार 2021-22 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन अब हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है खाद्यान्न में गेहूं है। गेहूं कहाँ कहाँ पे होगा? तो गेहूं होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में। तो गेहूं में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। मक्का में देखेंगे तो कर्नाटक प्रथम है, मध्य प्रदेश दूसरा और महाराष्ट्र तीसरा है। और चना की बात करेंगे तो चना में महाराष्ट्र का प्रथम है, मध्य प्रदेश का दूसरा और राजस्थान का तीसरा है। तो किस किस में प्रथम हो गया मध्य प्रदेश का? गेहूं, मक्का और चना में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा दूसरा स्थान हो जाएगा? अभी हमने यहाँ देखा था गेहूं में दूसरा, मक्का में दूसरा, गेहूं में दूसरा है, मक्का में दूसरा है और चना में दूसरा है। तो किसमें हो गया? गेहूं, मक्का और चना में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल दालों की बात करते हैं तो कुल दालों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा और राजस्थान का तीसरा है। तो मध्य प्रदेश का पहला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान। कुल खाद्यान्न की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पहला, मध्य प्रदेश दूसरा और पंजाब तीसरे स्थान पर है। अब नेक्स्ट है हमारा तिलहन है। तो रेपसीड और सरसों में पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा हरियाणा है। सोयाबीन में देखेंगे तो पहला महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा राजस्थान है। कुल तिलहन में देखेंगे तो पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा गुजरात का स्थान आता है। अब प्रमुख फसल क्षेत्र में शीर्ष 3 राज्य 2020-21 चतुर्थ अग्रिम अनुमान के हिसाब से। तो खाद्यान्न में देखेंगे तो पहला उत्तर प्रदेश का, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और गेहूं में प्रथम उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा पंजाब है। और मक्का की बात करेंगे तो पहला कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। कुल दालें देखें तो राजस्थान पहला, मध्य प्रदेश दूसरा और महाराष्ट्र तीसरा। चना में महाराष्ट्र पहला है, राजस्थान दूसरा और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश का स्थान आता है। सोयाबीन देखेंगे तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान का स्थान है। रैपिड सीड और सरसों देखेंगे तो पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा उत्तर प्रदेश का आता है। अब फसल संयोजन क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रथम एवं द्वितीय कोटि की फसलों को आधार मानकर शस्य प्रदेशों का वर्गीकरण किया जा सकता है। किन किन को? तो प्रथम और द्वितीय कोटि की फसलों को आधार मानकर शस्य प्रदेशों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इन कृषि क्षेत्रों में कुल 10 फसलें सम्मिलित हैं, जैसे सोयाबीन, गेहूं, चना, चावल, सरसों, राई, कपास, बाजरा, मक्का, तिल, फल आदि हैं इसमें। इसके संयोजन से 12 शस्य संयोजन प्रदेश बनते हैं। कितने बनते हैं? 12 शस्य संयोजन प्रदेश बनते हैं। इनका वितरण निम्नानुसार है। पहला देखेंगे हम, पहला है हमारा संयोजन प्रदेश गेहूं सोयाबीन संयोजन प्रदेश। इसका विस्तार 18 जिलों में है। संपूर्ण मालवा, मध्य नर्मदा घाटी तथा बैतूल पठार क्षेत्र तथा दक्षिणी मध्य भारत पठार पर फैला है। सबसे बड़ा शस्य संयोजन क्षेत्र है यह गेहूं सोयाबीन संयोजन क्षेत्र सबसे बड़ा शस्य संयोजन क्षेत्र है। प्रमुख फसलें देखेंगे तो 15 जिलों में सोयाबीन प्रथम फसल है। 15 जिलों में सोयाबीन प्रथम फसल है जो कृषि क्षेत्र के 35 से 50% भाग पर बोया जाता है। 3 जिलों में गेहूं का प्रथम स्थान है। अन्य फसलें देखेंगे तो चना, मक्का व राई, सरसों, चावल, तिल और कपास इसके अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का गेहूं चना संयोजन प्रदेश। तो इसका विस्तार नरसिंहपुर, दमोह और पन्ना में है।
प्रमुख फसलें देखें तो चना प्रथम स्थान पर है, जो कुल कृषि क्षेत्र के 20 से 32% तक बोई जाती है। गेहूं दूसरे क्रम पर है। तीसरे क्रम पर पन्ना, दमोह में चावल तथा नरसिंहपुर में गन्ना है। तीसरे क्रम पर पन्ना और दमोह में चावल है और नरसिंहपुर में गन्ना है तीसरे नंबर पे। यहाँ काली और लाल पीली मिट्टियाँ मिलती हैं, तो काली और लाल पीली मिट्टी मिलती हैं। वर्षा की मात्रा कम है, किंतु कुओं और अन्य स्रोतों द्वारा सिंचाई करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तीसरा देखेंगे गेहूं तिल का संयोजन प्रदेश, तो इसका विस्तार टीकमगढ़, छतरपुर तथा दतिया बुंदेलखंड क्षेत्र में है। प्रमुख फसलें देखेंगे इसके अंतर्गत, तो गेहूं प्रथम क्रम की फसल है और तिल दूसरा स्थान है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गेहूं और तिल संयोजन, तो गेहूं प्रथम क्रम की और तिल दूसरा स्थान है। चना, सोयाबीन और चावल अन्य प्रमुख फसलें हैं। कम वर्षा के कारण खरीफ में तिल और सोयाबीन बोया जाता है, तो खरीफ के मौसम में कम वर्षा के कारण खरीफ में तिल और सोयाबीन बोया जाता है और रबी में सिंचाई की मदद से गेहूं की खेती की जाती है। अब चौथा हमारा है गेहूं मक्का संयोजन प्रदेश। इसका विस्तार छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में है, दक्षिणी मध्य भाग में। प्रमुख फसलें देखें तो गेहूं और मक्का प्रमुख फसल है, चना, कपास और फल सब्जी, सोयाबीन आदि। अब फिफ्थ है हमारा नेक्स्ट कपास गेहूं प्रदेश। इसका विस्तार खंडवा, खरगोन, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में। इसके अंतर्गत आने वाली फसलें देखें तो कपास के बाद गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। चना, सोयाबीन, मक्का तथा फल सब्जी आदि अन्य प्रमुख फसलें हैं। अब सोयाबीन मक्का प्रदेश देखेंगे तो इसका विस्तार झाबुआ, अलीराजपुर में है। किधर है? झाबुआ, अलीराजपुर में है। प्रमुख फसलें देखेंगे तो मक्का मुख्य फसल है, इसके साथ खरीफ की ही अन्य फसल सोयाबीन दूसरे स्थान पर है। आसमान, धरातल, अनुपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की सुविधाओं की कमी आदि के कारण मक्का की कृषि को प्रोत्साहन मिला है। कपास और मक्का का प्रदेश देखेंगे तो इसका विस्तार निचली नर्मदा घाटी में स्थित बड़वानी जिले में है। प्रमुख फसलें देखेंगे तो कपास के साथ मक्का प्रमुख फसल है। भूमि की उर्वरता तथा गहराई के कारण कपास प्रथम कोटि की फसल है, तो कपास क्या है? प्रथम कोटि की फसल। मक्का की फसल दूसरे स्थान पर आती है। अन्य भागों में मक्का और सोयाबीन की खेती की जाती है। 8 है हमारा 8th नंबर का सोयाबीन चना संयोजन प्रदेश। इसका विस्तार देवास, गुना और अशोकनगर में है। देवास, गुना और अशोकनगर में इसका विस्तार है। अब हम आगे देखेंगे प्रमुख फसलें इसके अंतर्गत आने वाली, तो खरीफ में सोयाबीन और रबी में चना की खेती की जाती है। गुना में चना और अशोकनगर एवं देवास में सोयाबीन प्रथम फसल है। देवास में कुल क्षेत्र के 44% से अधिक क्षेत्र पर सोयाबीन बोया जाता है। इन तीनों जिलों में गेहूं तीसरे क्रम की फसल है। अब नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का राई, सरसों और गेहूं संयोजन प्रदेश है। इसका विस्तार ऊपरी चंबल घाटी क्षेत्र पर ग्वालियर एवं भिंड जिलों में फैला है। प्रमुख फसलें देखेंगे तो भिंड में राई, सरसों तथा ग्वालियर में गेहूं प्रथम क्रम की फसल है। अन्य फसलों में चावल, बाजरा, चना और तिल प्रमुख है। अब 10th नंबर का है हमारा चावल गेहूं संयोजन प्रदेश। इसका विस्तार कटनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, जबलपुर, सतना, मैहर, सिवनी, रायसेन, नर्मदापुरम, रीवा, मऊगंज में है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शस्य संयोजन प्रदेश है। प्रमुख फसलें देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी भाग में खरीफ मौसम में चावल पैदा किया जाता है। रबी मौसम में गेहूं पैदा किया जाता है। उमरिया, कटनी, जबलपुर और रीवा में चना, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी और मंडला में कोदो, कुटकी, शहडोल और सीधी में अरहर, सतना और रायसेन में सोयाबीन, सिंगरौली में ज्वार और सिवनी में मक्का तीसरे स्थान की फसल है। कपास, फल, शाक सब्जी संयोजन प्रदेश देखेंगे तो इसके अंतर्गत विस्तार देखें तो बुरहानपुर में है। प्रमुख फसलों की बात करें तो कपास तथा साग सब्जी एवं मसाले वाली उद्यान की, इसके साथ सोयाबीन, चना, मक्का, गेहूं, ज्वार, गन्ना आदि अरहर भी महत्वपूर्ण फसल हैं। अब लास्ट हमारा है 12th नंबर का है 12वें नंबर का, तो बाजरा एवं राई, सरसों संयोजन प्रदेश है। तो इसका विस्तार ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में है। प्रमुख फसलें बाजरा, राई, सरसों की खेती की जाती है। बाजरा मुख्य रूप से ऊबड़ खाबड़ भूमि पर पैदा किया जाता है। सरसों और गेहूं लगभग बराबर महत्व की फसलें हैं। समीपस्थ जिलों में राई, सरसों महत्वपूर्ण फसल है। पूरा चंबल संभाग और अधिकांश ग्वालियर संभाग राई, सरसों की खेती के लिए जाना जाता है। अब प्रमुख फसल प्रदेश देख लेते हैं, वो जो हमने पढ़े थे अभी उन्हीं का ये शॉर्ट में दिया है। तो गेहूं सोयाबीन प्रदेश है।
तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, सीहोर, मंडला, हरदा, बैतूल, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सागर, शिवपुरी, शाजापुर, आगरमालवा और श्योपुर में है। अब गेहूं चना क्षेत्र देखेंगे तो नरसिंहपुर, दमोह और पन्ना है। गेहूं तिल क्षेत्र देखेंगे तो टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर और दतिया आएगा। और गेहूं मक्का क्षेत्र में तो छिंदवाड़ा, पांढुर्णा। कपास गेहूं क्षेत्र में खरगोन। कपास फल आदि क्षेत्र में बुरहानपुर। सोयाबीन मक्का क्षेत्र में झाबुआ और अलीराजपुर आता है। फिर आता है कपास मक्का क्षेत्र में बड़वानी आएगा। कपास मक्का क्षेत्र में बड़वानी आएगा। सोयाबीन चना क्षेत्र में देवास, गुना, अशोकनगर आएगा। राई सरसों गेहूं क्षेत्र में ग्वालियर, भिंड आएगा। राई सरसों बाजरा क्षेत्र में मुरैना आएगा। चावल गेहूं क्षेत्र में बालाघाट, सिवनी, मंडला, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, रायसेन और नर्मदापुरम आएगा। और चावल मसूर क्षेत्र में अनूपपुर आएगा और चावल कोदो कुटकी में डिंडोरी आएगा। अब प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ेंगे हम। कृषि जलवायु क्षेत्र पहला है छत्तीसगढ़ मैदानी प्रदेश। इसमें जिला देखें तो जिला इसके अंतर्गत आएगा। तो जिला आएगा बालाघाट। फसल प्रक्षेत्र देखें तो धान प्रक्षेत्र है ये। वर्षा 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर होगी और मिट्टी का प्रकार लाल और पीली, लाल व पीली मध्यम होगी। आगे बढ़ते हैं। उद्यान की फसल देखें तो रजनीगंधा व मोगरा के फूलों की कृषि, आम, चीकू, जामुन, नींबू, केला, पपीता, अनार, आंवला। सिंचित क्षेत्र में हल्दी, मिर्ची, अदरक, रेशम उत्पादन, कटहल, बेर आदि क्या है इसके उद्यान की फसलें हैं। अब दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ उत्तरी पठारी प्रक्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत जिला देखें तो शहडोल, मंडला का कुछ भाग, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, सीधी का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। प्रमुख प्रक्षेत्र फसल प्रक्षेत्र देखें तो धान प्रक्षेत्र है ये। वर्षा 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर तक होती है। मिट्टी का प्रकार लाल, काली और पीली मिट्टी है। उद्यान की फसलों की बात करेंगे तो इसमें लीची, कटहल, कॉफी, हल्दी, अदरक, मसालों के पौधे, लाख तथा जैविक फसलों का उत्पादन होता है। थर्ड है हमारा, माफ कीजिएगा, हाँ, थर्ड है हमारा कैमूर, पठार, सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। चलिए, थर्ड है हमारा कैमूर, पठार एवं सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत जिला आएंगे रीवा, मऊगंज, मैहर, सतना, पन्ना, सिवनी, कटनी, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली। फसल क्षेत्र में देखेंगे तो गेहूं धान प्रक्षेत्र है ये। और वर्षा 1000 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर होगी। मिट्टी का प्रकार मध्यम काली व लाल मिश्रित मिट्टी होगी। उद्यान की देखेंगे तो आम, जामुन, नींबू, अदरक, कटहल, चिरौंजी, आंवला, मिर्च, कैथमीर एवं फूलों की खेती की जाती है। अब चौथा है हमारा बिंद पठार प्रक्षेत्र। इसके अंतर्गत जिले देखेंगे तो जिलों में आएगा भोपाल, सीहोर, बुधनी तहसील आएगी। भोपाल, सीहोर, बुधनी तहसील को छोड़कर रायसेन, बरेली तहसील को छोड़कर एवं गुना का कुछ भाग, विदिशा, सागर, दमोह इसके अंतर्गत आता है। फसल प्रक्षेत्र देखिए तो इसमें गेहूं का प्रक्षेत्र है। वर्षा देखें तो 1200 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर होती है और मिट्टी का प्रकार मध्यम काली और गहरी मिट्टी होती है। उद्यान की देखें तो खट्टे नींबू, मौसम्बी, अनार, आम, चीकू, पपीता, मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्च, कैथमीर, अजवाइन और सभी मौसमी हरी सब्जियां इसमें आती हैं। ये मैप दिया हुआ है। सभी जो भी फसल क्षेत्र हैं सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र का ये मैप है, तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य नर्मदा घाटी प्रक्षेत्र देखेंगे तो इसके अंतर्गत जिले आते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सीहोर की बुधनी तहसील एवं रायसेन की बरेली तहसील। फसल क्षेत्र देखेंगे तो ये गेहूं प्रक्षेत्र है। फसल प्रक्षेत्र में गेहूं प्रक्षेत्र है। वर्षा देखेंगे तो 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर होगी। मिट्टी का प्रकार गहरी काली होगी। उद्यान की फसलों में गेहूं के लिए प्रसिद्ध है पान के पत्ते, तरबूज, आम, खट्टे नींबू और खीरा इसके अंतर्गत आता है। औषधि एवं सुगंधित पौधे तथा सभी प्रकार के मौसमी हरी सब्जियां इसके अंतर्गत आती हैं। अब छठवें नंबर पर है ग्रिड प्रक्षेत्र, जिसको मध्य क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले जिलों में भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, पिछौर, करेरा, नरवर एवं खनिया धाना
तहसीलों को छोड़कर, गुना, अरोन, राधौगढ़, चचोड़ा तहसील को छोड़कर अशोकनगर। फसल प्रक्षेत्र देखेंगे तो गेहूं ज्वार का प्रक्षेत्र है ये। वर्षा 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर की आवश्यकता है। मिट्टी का प्रकार हल्की चिकनी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता है। उद्यान की फसल देखें तो तिलहन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। मूंगफली, संतरा, नींबू सिंचित क्षेत्र में, आंवला, सीताफल बारिश के पानी में, और कैथमीर मिर्च, लहसुन, धनिया क्या है यहाँ की उद्यान की फसल है। अब बुंदेलखंड प्रक्षेत्र देखेंगे तो इसके अंतर्गत आने वाले जिलों में छतरपुर, दतिया, निमाड़ी, टीकमगढ़, शिवपुरी, करेरा, पिछौर, नरवर, खनिया, धाना तहसील। अब फसल प्रक्षेत्र देखेंगे तो गेहूं ज्वार प्रक्षेत्र है ये। वर्षा 800 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर तक होगी। मिट्टी का प्रकार मिश्रित लाल एवं मध्यम काली मिट्टी है। उद्यान की फसल देखेंगे तो सतना, मौसमी, खट्टे नींबू, आंवला, आम, चीकू, करौंदा, अदरक, हल्दी, मीठे आलू, डायोस्कोरिया, कोलोकेसिया, तिल, सिंगाड़ा, अदरक इसके अंतर्गत आते हैं। अब 8th नंबर पे है सतपुड़ा प्रक्षेत्र, तो इसके अंतर्गत आने वाले जिलों में आएगा बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा। फसल प्रक्षेत्र गेहूं ज्वार का प्रक्षेत्र है ये। वर्षा 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर होगी। मिट्टी का प्रकार उथली काली है। उद्यान की फसल संतरा, कपास, मौसम्बी, खट्टे नींबू, आम, चीकू, बेर, मिर्च, हल्दी, मक्का, अदरक, गोंद के फूल एवं अन्य सब्जियां गेंदे के फूल एवं अन्य सब्जियां हैं। अब मालवा का पठार प्रक्षेत्र देखेंगे। मालवा का पठार प्रक्षेत्र इसके अंतर्गत आने वाले जिलों में रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, पेटलाबाद तहसील का उत्तरी भाग, धार, बदनावर, धार, सरदारपुर तहसीलें, इंदौर, देवास, सागर, मलवा, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, राजगढ़ इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं। अब इसका फसल प्रक्षेत्र देखें तो कपास और ज्वार का ये प्रक्षेत्र है। यहाँ वर्षा 800 से 1200 मिलीमीटर होगी। मिट्टी का प्रकार मध्यम गहरी काली मिट्टी है। उद्यान की फसल की बात करें तो संतरा, मौसम्बी, अम्लीय नींबू, अंगूर, चीकू सिंचित अवस्था में, आम, अनार, कोथमीर, मेथी दाने, अदरक, प्याज और पपीता है। निमाड़ का मैदानी प्रक्षेत्र देखिए। अब निमाड़ का मैदानी प्रक्षेत्र तो जिला इसके अंतर्गत आएगा तो वह होगा खंडवा, पूर्वी निमाड़, खरगोन, पश्चिमी निमाड़, धार और गंधावनी, धर्मपुरी व मनावर तहसील, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा। फसल प्रक्षेत्र देखेंगे तो कपास ज्वार प्रक्षेत्र वर्षा 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर होगी। मिट्टी का प्रकार की बात करें तो मध्यम काली मिट्टी होगी। उद्यान की फसलें आम, केले, अंगूर, पपीता, चीकू, खरगोन, बड़वानी, नींबू, अमरूद, अनार सिंचित अवस्था, हल्दी, मिर्च और कोलोकेसिया होंगे। अब झाबुआ पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो झाबुआ के अंतर्गत आएंगे जिले, तो इसमें आएगा झाबुआ, पेटलाबाद को छोड़कर अलीराजपुर, धार, कुक्षी तहसील। अब फसल प्रक्षेत्र देखेंगे तो कपास ज्वार का प्रक्षेत्र है ये। वर्षा 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर होगी। मिट्टी का प्रकार मध्यम गहरी काली हल्की मध्यम मिट्टी होगी। उद्यान की फसल देखेंगे तो नींबू, मौसम्बी, चीकू, आंवला, सीताफल, अनार, शहद और लहसुन और मेथी आएंगे। तो ये हो गए हैं हमारे 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। अब हम देखेंगे कृषि प्रदेश। भौगोलिक जलवायु परिस्थितियों की भिन्नता ने मध्य प्रदेश के फसल संरचना की विभिन्नता को जन्म दिया है, जिसके आधार पर कृषि प्रदेशों की पहचान की गई है। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला क्या है, धान कृषि प्रदेश। तो इसके लिए कृषि जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ मैदान व छत्तीसगढ़ उत्तरी पहाड़ी है, जिसके लिए वर्षा 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर की आवश्यकता होगी। मिट्टी का प्रकार लाल, पीली और मध्यम काली होगी। जिले बालाघाट, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, सीधी के कुछ भाग होंगे। गेहूं धान कृषि क्षेत्र है नेक्स्ट हमारा, गेहूं धान कृषि क्षेत्र। तो इसके लिए कृषि जलवायु क्षेत्र में कैमूर पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, वर्षा देख लेते हैं तो 1000 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर की वर्षा होगी। मिट्टी का प्रकार मिश्रित लाल और मध्यम काली मिट्टी। जिले रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी और सीधी, मऊगंज, मैहर इसके अंतर्गत आता है। गेहूं कृषि प्रदेश देखेंगे तो कृषि जलवायु क्षेत्र में गेहूं कृषि प्रदेश के अंतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्र में केंद्रीय नर्मदा घाटी एवं बिंद पठार आता है। वर्षा देखेंगे तो 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर होगी। मिट्टी का प्रकार गहरी और मध्यम काली मिट्टी होगी। जिले आएंगे तो नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन के कुछ भाग, भोपाल, विदिशा, सागर और दमोह आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा गेहूं ज्वार कृषि प्रदेश है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र इसमें ग्रिड क्षेत्र बुंदेलखंड व सतपुड़ा पठारी क्षेत्र आता है।
वर्षा देखेंगे तो 800 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर। मिट्टी का प्रकार तो मिश्रित लाल काली। और जिले देखेंगे तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना के कुछ भाग, अशोकनगर, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, बैतूल, छिंदवाड़ा, निमाड़ी, पांढुर्णा इसके अंतर्गत आते हैं। कपास, ज्वार कृषि क्षेत्र देखेंगे नेक्स्ट हमारा, तो इसके अंतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्र में मालवा का पठारी, निमाड़ का मैदानी और झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र इसमें आते हैं। वर्षा देखेंगे तो 800 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर। मिट्टी का प्रकार मध्यम काली व ककरीली काली मिट्टी। जिले देखें तो मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, धार, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और हरदा इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आ चुके हैं अन्य महत्वपूर्ण तत्वों पर, तो इनकी बात कर लेते हैं। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम योजना वर्ष 2014-15 से संचालित है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। सोयाबीन फसल को अतिवर्षा एवं अल्प वर्षा होने वाले नुकसान से बचाने और उसकी उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी रिज फरो पद्धति को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो सोयाबीन फसल को अतिवर्षा एवं अल्प वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने और उसकी उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी रिज फरो पद्धति को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में कृषि यंत्रों के बड़े 82 हाई टैंक हब निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। कितने? 82 हाई टैंक हब निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं 2016-17 में। कृषि यंत्रों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि के लिए शासन द्वारा प्रति वर्ष 200 ग्रामों का चयन यंत्रदूत ग्राम के रूप में किया जाता है। यंत्रदूत ग्राम के रूप में किया जाता है। 200 गांव का चयन होता है। वर्ष 2000, पता नहीं कहाँ होता है पर लिखा है तो होता होगा। वर्ष 2013-14 में प्रदेश मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों को प्राकृतिक आपदा एवं मौसम के विपरीत प्रभाव से फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय उद्यान की मिशन प्रारंभ किया गया है। कृषि मंत्रालय ने 2005-06 में राष्ट्रीय उद्यान की मिशन प्रारंभ किया था। वर्ष 2009-10 में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 40 जिलों में मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो कितने जिलों में हो रहा है? 40 जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। प्रदेश में औषधीय पादप मिशन वर्ष 2008-09 में प्रारंभ किया गया था। जन निजी भागीदारी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कंपोजिट लॉजिस्टिक हब पवार खेड़ा जिला नर्मदापुरम में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों के हित संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले में एक किसान परिषद का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। इंदौर में देश की प्रथम जैविक खाद इकाई स्थापित की गई है। अपशिष्ट से जैविक खाद संयंत्र बनाने का जो संयंत्र है वह ग्वालियर में है और सहकारी क्षेत्र का कीटनाशक संयंत्र कटनी में है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंदौर में देश की पहली जैविक खाद इकाई प्रारंभ की गई है और अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने का संयंत्र ग्वालियर में है और सहकारी क्षेत्र का कीटनाशक संयंत्र कटनी में है। आगे बढ़ते हैं। महिला किसानों के प्रशिक्षण की योजना डेनमार्क सरकार की सहायता से संचालित है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नया नाम अब किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग हो गया है। क्या हो गया है? कृषि विभाग का नाम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग हो गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष ईश्वर लाल पाटीदार हैं। वर्ष 1989 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 33 जिलों में सूखे की स्थिति के समय सहायता हेतु थ्रस्ट परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत चावल, गेहूं, अरहर की फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। देश के कुल गेहूं उत्पादन का 11% मध्य प्रदेश में होता है। मंदसौर नीमच राज्य के अफीम उत्पादक जिले हैं। खंडवा, बुरहानपुर राज्य में गांजा उत्पादक जिले हैं। तो खंडवा, बुरहानपुर गांजा के और मंदसौर, नीमच अफीम उत्पादक जिले हैं। प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी और सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि से है। प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजनीय उर्वरकों का प्रयोग होता है। रबी खरीफ के माध्यम से उगाई जाने वाली फसलें जायद फसलें हैं। रबी खरीफ के मध्य में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं वह जायद फसलें हैं। देश की सर्वाधिक परती भूमि मध्य प्रदेश में है। बुरहानपुर कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कपास और केले के लिए बुरहानपुर प्रसिद्ध है। अब ये आ चुके हैं हमारे ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में फसलों को मौसम के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो यह वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है? यह किया गया है 3 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पे? जबलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी है? तो चावल उत्पादन में अग्रणी है बालाघाट। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में ज्वार अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वह है खरगोन में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है? तो यह उगाया जाता है भिंड, मुरैना और श्योपुर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये जो आंसर है यह है इसी बुक के पीछे, यानी कि निर्माण IAS की मध्य प्रदेश के भूगोल की बुक के पीछे की आंसर शीट से है। अगर इनमें कोई जो आंसर है वह गलत होता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको पिन कर दूंगी। इसका शुद्धि पत्र आता है पर वो मुझे नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं आपको जो बुक में है वही आंसर बता रही हूँ। कृषि की दृष्टि से निम्न में से कौन सी फसल अनाज में शामिल की जाती है? तो कृषि की दृष्टि से निम्न में से कौन सी फसल अनाज में शामिल की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का को अनाज में शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो मध्य प्रदेश 11 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, यानी कि 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 11 में विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान का क्या होगा? छत्तीसगढ़ का मैदान धान के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा घाटी किसके लिए? तो गेहूं के लिए है। और बुंदेलखंड कपास और ज्वार के लिए। और निमाड़ का मैदान गेहूं ज्वार के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो कृषि जलवायु, तो सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, तो यह किससे मैच होगा? तो यह मैच होगा धान से, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। फिर कैमूर का पठार तथा सतपुड़ा की पहाड़ी, तो यह होगा गेहूं धान से। और बिंद का जो पठार है वह होगा गेहूं से, और सतपुड़ा का पठार है वह होगा गेहूं ज्वार से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मालवा पठार कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित जिले हैं, तो कौन कौन से हैं? तो मंदसौर, नीमच, राजगढ़ तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इंदौर जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये कहाँ आता है? यह आता है मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र तिलहन एवं मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध कौन सा है? यह मध्य क्षेत्र प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मध्य नर्मदा घाटी, यानी ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सुनहरे जिले आते हैं निमाड़ के मैदान के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले किस फसल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो पूर्वी जिले हैं तो यह आते हैं चावल के क्षेत्र के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कपास फसल क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित जिले हैं, तो यह कौन से हैं? तो यह खरगोन, रतलाम, बड़वानी तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जौ उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस जिले का है? तो जौ उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान गुना जिले का है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किस फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मक्का को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो वह होता है मालवा में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो वह किसका है? तो सोयाबीन का है। अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं? तो यह किसकी है? यह सोयाबीन की प्रमुख किस्में हैं। अंकुर, अलंकार और गौरव सोयाबीन की प्रमुख किस्में हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, तो यह स्थापित किया गया है उज्जैन में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो यह कौन सा है? यह है शरबती,
ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? तो यह करता है नर्मदापुरम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो यह होता है मालवा में। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल नहीं है बतानी, तो यह नहीं है कौन सी? गेहूं नहीं है। बाकी मक्का, सोयाबीन, सूरजमुखी, यह क्या है? ये खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है, तो कौन सी कहलाती है? यह कहलाती है CRI अवस्था। कौन सा युग्म गलत है? तो हमें गलत बताना है, तो गलत कौन सा है? तो कपास का देखें तो किस्में दी हुई हैं, तो कपास की किस्म हो जाएगी बीर नारा, MB, मालवीय, मालिनी, अमरीकी, भुर्रा और उभरा। गेहूं की सुजाता, शरबती, नर्मदा, लोकवन। और धान की अमन, ओस, बोरो, शंकर 116। तो सभी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी सुमेलित हैं, कोई गलत नहीं है। निम्नलिखित मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें अधिकतम सरसों का उत्पादन होता है? तो सरसों का अधिकतम उत्पादन होता है मुरैना और भिंड में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले किस फसल हेतु अग्रणी है? तो यह है किसके लिए? बाजरा के लिए ये अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 31। मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो यह प्राप्त हो चुका है कितनी बार? 7 बार। और हमारा एक और चैनल है MP एग्जाम अकेडमी, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी करंट अफेयर और ये जो पूरा सिलेबस है सब कुछ यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारी यूनिट्स कवर कराई जा रही हैं। उस पर सौरभ सर और दिवाकर सर बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, जिसमें से आपको अगर आप उस चैनल से पढ़ लिया तो आपको 80+ नंबर स्कोर होने की गारंटी होती है। तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा अगर आप उन लेक्चर्स को कम्प्लीटली देख लेंगे और उनसे पढ़ लेंगे तो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है, तो किसका है? तो वह है अंजड़। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है, तो वह अंजड़ है। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो चने का उत्पादक क्षेत्र है तो वह है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के किस जिले में अलसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अलसी का उत्पादन होता है ऑप्शन नंबर ए, रीवा में होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रीवा। मध्य प्रदेश के किस जिले में गांजे का उत्पादन किया जाता है? तो गांजे का उत्पादन होता है कहाँ पे? खंडवा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो अफीम की खेती होती है मंदसौर में। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में कॉफी का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो कॉफी उत्पादन होता है बैतूल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को कॉर्न सिटी कहा जाता है? तो कॉर्न सिटी कहा जाता है किसको? छिंदवाड़ा को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो मिर्च महोत्सव हुआ था खरगोन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मध्य प्रदेश के किस जिले को आंवला जिला कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को आंवला जिला कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पन्ना को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी चीनी मिलें संचालित हैं? तो कितनी चीनी मिलें संचालित हैं? यह है लगभग 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को वर्ष 2019-20 में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को 2019-20 में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है? तो यह कराई गई है कितनी? 52,785.27 लाख। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों तिलहन का उत्पादन देता है? तो कौन सा देता है? यह देता है भिंड और मुरैना। और मुरैना के लिए सरसों का तेल क्या है? उसमें ODOP में उत्पाद भी है मुरैना का सरसों का तेल। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का ये कारण है। तो मध्य प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण क्या है? तो यह कारण हो जाएंगे क्या? वित्त का अभाव है, शक्ति यानी ऊर्जा का अभाव है, और कच्चे माल का अभाव है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये चारों समस्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है? यह MPPSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितने को प्रदान किया गया है? यह किया गया है 10 घंटे। कितना? 10 घंटे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो वह है गेहूं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह कौन सा है, तो वह है बुरहानपुर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था, तो वह कौन सा था, तो वह था खरगोन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लहरी बाई अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस जनजाति से संबंधित है, तो किस जनजाति की है, यह बैगा जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। जलवायु की विविधता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों एवं फसल क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने बांटा गया है, यह बांटा गया है 11 जलवायु क्षेत्र और 5 फसल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा वीडियो हो चुका है, हमने पूरी कृषि कंप्लीट कर ली है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और एमपी एग्जाम अकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को एमपीपीएससी पाठशाला को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, जिनको पढ़ के आपके 80+ स्कोर आसानी से हो सकता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियोस। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की ऊर्जा, और आपको आज से मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के भी लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उनको भी देख लीजिएगा और आसानी से पढ़ सकते हैं आप उनको। चलिए मिलते हैं बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।